Hello everyone, myself Bhumika Pratul Gupta and in today's lecture we are going to discuss about the applications of Gauss law. Gauss law के अनुप्रयोग हम डिस्कस करने वाले हैं आगे के लेक्चर्स में और आज के लेक्चर में भी। एक्चुअल में हम निकालेंगे इसमें किसी चार्ज की वजह से किसी अदर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालने के लिए हम इस गॉस लॉ का यूज करेंगे। गॉस लॉ क्या था? गॉस लॉ ये कहता है कि किसी चार्ज जो कि किसी क्लोज्ड सरफेस से एसोसिएट है, यानी किसी क्लोज्ड सरफेस से एसोसिएट चार्ज की वजह से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो उस टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। ये गॉस लॉ कहता है। इसकी जो फ्लक्स की डेफिनेशन थी वो ईडीएस होती है। फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, लेकिन गॉस के अकॉर्डिंगली क्या था कि फाई शुड बी इक्वल्स टू Q/ε0, यानी कि किसी चार्ज की वजह से पास होने वाला फ्लक्स उस सरफेस, एक तो चार्ज आपके क्लोज्ड सरफेस के थ्रू ही निकाला जाएगा और नेट चार्ज होना चाहिए। द नेट चार्ज शुड बी नोन कि किसकी वजह से आप फ्लक्स की वैल्यू निकालने चाह रहे हैं। तो उस सरफेस से एसोसिएट जो टोटल चार्ज है उसकी वैल्यू का 1/ε0 टाइम्स फ्लक्स पास होगा उस क्लोज सरफेस से। ये गॉस की थ्योरम थी, यानी टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम्स फ्लक्स पास होगा किसी क्लोज्ड सरफेस से। ये गॉस ने कहा था और इस लॉ का हम यूटिलाइज करके, इसे यूज करके हम अदर केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स पर यूजिंग द गॉस लॉ। इसके लिए हम ये करेंगे कि हम एक अज्यूम सरफेस यूनिफॉर्म अराउंड द चार्ज, हम जो हमें चार्ज गिवन है उसके अराउंड एक सरफेस की कल्पना करेंगे, इमेजिनेशन करेंगे एक सरफेस की, क्लोज्ड सरफेस की। ऑब्वियसली वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए एंड इट शुड बिहेव एज ए इक्विपोटेंशियल सरफेस। समविभव पृष्ठ की तरह उस सरफेस को वर्क करना चाहिए, यानी कि वो सरफेस उस चार्ज के लिए कैसी हो, सिमिलर हो, हर जगह से यूनिफॉर्म हो। ओके, नेक्स्ट थिंग इज कि द पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ई मस्ट लाई ऑन दैट सरफेस। यानी पहले काम में आपने क्या किया, आपने सरफेस को अज्यूम किया, और दूसरा काम क्या है कि जो जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है वो पॉइंट आपके उस सरफेस पर लाई करना चाहिए। इन शॉर्ट अगर इसे घुमा के उल्टा करके देखे तो सीधी सी बात ये है कि जिस पॉइंट पर आपको ई की वैल्यू निकालनी है, सपोज ये मेरा चार्ज है और मुझे यहाँ निकालनी है, तो इस पॉइंट पी पे मुझे ई की वैल्यू निकालनी है, तो इसकी एप्लीकेशन के थ्रू हम क्या करेंगे कि एक यूनिफॉर्म सरफेस अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो ये पी हमारा ऑटोमेटिकली उस सरफेस पर लाई कर रहा है जो कि इस क्यू के लिए कैसी यूनिफॉर्म है। तो आगे बढ़ते हैं। Let's start applying Gauss law to determine the value of E at any point. तो हमारा जो फर्स्ट केस है दैट इज इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे एट पॉइंट पी पर। ठीक है, एक और चीज बतानी रह गई है कि जिस सरफेस को हम अज्यूम करते हैं ना, अभी जो हमने डिस्कस किया था कि एक सरफेस अज्यूम करेंगे जिसमें हमारा पॉइंट पी, जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, जो उस पर लाई करेगा, उस सरफेस को हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। गॉसियन सरफेस क्या, एक इमेजिनेशन है, एक इमेजिनरी सरफेस है जो एक्चुअल में है नहीं, लेकिन आपने ऐसा माना है कि ऐसी क्लोज्ड सरफेस है, क्योंकि गॉस की जो डेफिनेशन है वो क्लोज्ड सरफेस के लिए ही वैलिड है जिसके अंदर आपको टोटल चार्ज पता होना चाहिए। तो अब हम शुरू करते हैं। ये चार्ज क्यू है, इतनी पॉइंट एक्स डिस्टेंस पे पॉइंट पी है जिस पर हमें ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम डेफिनेशन से चलें, फ्लक्स की डेफिनेशन जो की है, इट सेज ई डॉट ए, यही होती है, और इंटीग्रेशन वाली फॉर्म ले लीजिए ये वाली, तो इट शुड बी इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे गॉसियन सरफेस अज्यूम करेंगे, यानी कि क्या करेंगे कि स्फेयर अज्यूम करेंगे। एक स्फेयर हमने अज्यूम कर लिया एक्स रेडियस का, तो वो क्या बन गई, आपकी गॉसियन सरफेस बन गई जो क्यू से इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है, पी पर हम निकालने वाले हैं। तो अगर हम डेफिनेशन से चलें, जो फ्लक्स की डेफिनेशन है दैट इज ई डॉट ए, तो ई इंटू ए एरिया कितना हो जाएगा सरफेस का, इससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स है ये। इस चार्ज की वजह से इस क्लोज सरफेस से, इस स्फीयर से पास होने वाला टोटल फ्लक्स हमारा कितना हो जाएगा, ई डॉट ए। ए कितना है, संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा गोले का, जिसकी वैल्यू होती है 4πx² हो जाएगी। ओके, बट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, इट सेज कि फाई इज इक्वल टू टोटल चार्ज का 1/ε0 होता है, यानी उस क्लोज्ड सरफेस से एसोसिएट टोटल नेट चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होगा। तो टोटल चार्ज हमारा इस गोले के अंदर कितना है, क्यू ही है, तो इसका 1/ε0 होगा।
बोथ द इक्वेशंस आर डिफाइनिंग द वैल्यू ऑफ फाई, दोनों ही फ्लक्स बता रहे हैं, तो इनको हम इक्वेट कर देंगे, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2। तो उससे क्या हो जाएगा, E इंटू 4πx² इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से अगर हम E को उधर ले जाएं तो E इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4πx²। इसको थोड़ा सा अगर हम अरेंज करें तो 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x²। अब अगर आप अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन ये फॉर्मूला याद करें तो वो यही था, जिसके हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर रखे हैं कि E की जो वैल्यू होती है दैट इज, यानी x डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ड्यू टू दिस Q कितनी होगी, 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x²। तो ये हमने इसकी हेल्प से हमने क्या फाइंड आउट कर लिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस चार्ज Q एट डिस्टेंस x। तो प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अब चूंकि E हमने किससे डिटरमाइन किया है, गॉस लॉ से, इसकी एप्लीकेशन हो गई। इसकी हेल्प से आप चार्ज भी निकाल सकते हो। मान लो P पॉइंट पर इधर चार्ज ही रखा हुआ है, सपोज एक चार्ज Q डैश रखा हुआ है। इफ अ चार्ज Q डैश इज प्लेस्ड एट पॉइंट P, देन द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, या उस चार्ज पे फोर्स है वो कितना लगेगा, F इज इक्वल टू Q डैश E। उस Q की वजह से चार्ज Q डैश पे कितना लगेगा, द फोर्स एक्टिंग कितना हो जाएगा, Q डैश E। Q डैश E की वैल्यू 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x², यानी कि 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट Q डैश अपॉन x²। ये आ गई फोर्स की वैल्यू, ठीक है। तो यानी कि हमने F भी फाइंड आउट कर लिया विद द हेल्प ऑफ दिस E, और ये E हमने किसके हेल्प से निकाला था, गॉस लॉ से। तो इसलिए ये क्या है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है। अब हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसी पॉइंट P पर। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू माइनस इन्फिनेटिव टू R या X E dx। और E की वैल्यू क्या थी यहाँ पर, 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x² dx। तो इसको सॉल्व करेंगे, 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट, बल्कि Q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगी, इन्फिनेटिव टू x, और ये हो जाएगा 1 अपॉन x² का इंटीग्रेशन। 1 अपॉन x² को हम x की पावर -2 भी लिख सकते हैं। तो x की पावर -2 का जो इंटीग्रेशन होगा, फॉर्मूला होता है n+1 अपॉन n+1 और लिमिट इन्फिनेटिव टू x माइनस Q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इसकी पावर हो जाएगी x की पावर -1 अपॉन -1 इन्फिनेटिव टू x। ये माइनस माइनस प्लस कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा Q अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन x लिमिटिंग इन्फिनेटिव टू x। अब इन्फिनिटी लिमिट लगा देंगे पाई एप्सिलॉन नॉट, तो x ही लगेगा। तो यानी कि आपकी जो v की वैल्यू निकल के आ गई, दैट इज 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x। तो यानी कि विद द हेल्प ऑफ दिस गॉस लॉ you are able to determine the value of electric field intensity at point P at distance x or at distance r, and also the value of V, potential भी आप निकाल सकते हैं with the help of Gauss law। इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, applications of Gauss law। Thank you। So the second application of this Gauss law is this electric field intensity and electric potential due to a uniformly charged conducting sphere or spherical shell। यानी कि कंडक्टिंग स्फेयर है आपके पास, सपोज r रेडियस का ये चार्ज स्फेयर है, ये कंडक्टिंग है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। कंडक्टिंग है तो इसका जो जितना भी चार्ज है वो सब इसकी सरफेस पर आ जाता है, बाहर आ जाता है, चालक के ऊपर यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाता है, वितरित हो जाता है। तो ये सारा चार्ज है इस पे। ओके देन, अब हम क्या करेंगे, तो अब हमें इसकी वजह से किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है।
ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस गॉस लॉ। तो इसमें एक चीज देखेंगे हम कि इसके 3 केसेस बन सकते हैं। क्या कि हो सकता है पॉइंट बाहर हो, सपोज पॉइंट बाहर किसी यहाँ पे है, x डिस्टेंस पे है, ये है P पॉइंट। तो एक हमें यहाँ निकालनी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, एक सरफेस पर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इसी चार्ज स्फीयर की वजह से, और एक इसके अंदर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। हमें ये चीजें फाइंड आउट करनी है इसमें, ठीक है। इस गोले की रेडियस हमने मान के चले r है, इस जो स्फीयर हमारा चार्ज कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है, इसकी रेडियस है r। तो फिलहाल हम पहला केस डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, व्हेन द पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन P is outside the sphere या shell, outside the charged sphere, चार्ज स्फीयर के बाहर। तो वही दोनों चीजें गॉस लॉ के एप्लीकेशन के लिए कि उस पॉइंट से एसोसिएट हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस अज्यूम करेंगे क्लोज, जिससे कि ये क्या रहे यूनिफॉर्मली रहे। तो उसके लिए क्या करोगे आप, एक्स रेडियस का एक गोला अज्यूम कर लेंगे हम, ठीक है। ये एक्स रेडियस का एक गोला हो गया, तो ये क्या है गॉसियन सरफेस है। अब हम इससे पास होने वाला फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है, उसमें गॉस की लॉ लगाएंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे जैसे अभी किया था, फिर वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए ये पूरा चार्ज इसके अंदर लाई कर रहा है, तो इसके लिए वही सेम प्रोसेस, फाई की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से, वही ई डॉट डी एक्स, ई डॉट डी ए या डी फाई छोड़ो, डायरेक्ट निकाल रहे हैं हम ई डॉट ए करके, तो ई इंटू वैल्यू लगा रहे हैं। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये पूरा स्फीयर है एक्स रेडियस का, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गया इसकी डेफिनेशन से डन। लेकिन अगर गॉस लॉ से देखें तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाई इस, ये जो गॉसियन सरफेस है इससे एसोसिएट टोटल नेट चार्ज कितना है, ये पूरा इसके अंदर आ रहा है, तो पूरा ये चार्ज जो नेट चार्ज हमारा प्लस Q जो इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो इसके अंदर का ही तो नेट चार्ज हो गया। तो वो कितना हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज योर इक्वेशन 2। तो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्या हो जाएगा, E डॉट 4 पाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यानी कि E की वैल्यू क्या निकल के आई, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एक्स स्क्वायर। ये बिल्कुल उसी की तरह निकला है जैसा कि अभी हमने लास्ट केस में निकाला है। लास्ट केस क्या था, पॉइंट चार्ज की वजह से। तो इसमें हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर पॉइंट चार्ज स्फीयर के लिए, अगर ये पॉइंट P चार्ज स्फीयर के बाहर स्थित है, तो ये जो पूरा चार्ज गोला है ना कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर, इसके लिए एक पॉइंट चार्ज की तरह काम कर रहा है। देखिए बिल्कुल वही फॉर्मूला निकल के आया है जो अभी किसके लिए आया था, प्रीवियस केस में पॉइंट चार्ज के लिए। तो यानी अगर आपका पॉइंट, इफ योर पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ E इज सिचुएटिंग outside the charge conducting sphere, then this whole sphere will behave as a point charge to this point, which is situating outside this charge conducting sphere, ठीक है। तो ये इसके लिए आ गया। सेकंड केस क्या है आपका, ये देखिए एकदम आई होप आपके लिए पूरा क्लियर है। एंड लेट्स मूव टू द सेकंड केस। When point is on the surface, अब अगर सरफेस पर ये पॉइंट, ये आपने गॉस लॉ से ये तो निकाला, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट का यूज किया था ना। तो when point is on the surface, सरफेस पे है तो मीन्स देयरफॉर x जो दूरी है पॉइंट की वो किसके बराबर बन गई, रेडियस के बराबर ही तो बन गई। अगर सरफेस पर ही है पॉइंट तो ये जो x दूरी है, यानी ये पॉइंट आपका कहाँ आ गया, सरफेस पर आ गया। अब केस ये है पॉइंट आपका यहां पर है, तो बोला ये रहा। अब ये वाला केस तो रहा नहीं, अब तो यहां है पॉइंट, ये रहा पॉइंट P। तो x इज इक्वल टू आर, तो वही इस फॉर्मूले में रख दीजिए। E की वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगी। फॉर्मूला बस इतना सा चेंज हो जाएगा, x की जगह r आ जाएगा, ठीक है। अब लेट्स मूव
towards the third point. When point is inside the conducting charge sphere. अब प्रॉब्लम है क्या कि अब जो पॉइंट है वो इसके अंदर कहीं है. सपोज इस डिस्टेंस पर है, ये है आपकी पी डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस पे पॉइंट पी है. तो वही सेम केस करेंगे आप क्या कि गॉसियन सरफेस मानेंगे. मान लीजिए आपने सरफेस मान ली है ना, और इसकी रेडियस कितनी है, एक्स है. तो फाई की वैल्यू, फ्लक्स जो इससे पास होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ई इंटू ए. एरिया इस गॉसियन सरफेस का कितना हो जाएगा, वही संपूर्ण पृष्ठ गोले का 4 पाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स रेडियस हो गई ना इस गॉसियन सरफेस की. तो ये हो जाएगा इक्वेशन 1. अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ लिख दीजिए, ये डेफिनेशन ऑफ गॉस लॉ कह दीजिए. अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द वैल्यू ऑफ फाई विल बी कितनी होगी, चार्ज, टोटल चार्ज associate with the Gaussian surface upon epsilon naught. यानी गॉसियन सरफेस जो आपकी मानी है उसके अंदर टोटल चार्ज कितना है अपॉन एप्सिलॉन नॉट. यही तो फॉर्मूला है, क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो यहाँ पर आप देखो कि इस गोले के अंदर क्या कोई भी चार्ज है, ऑब्वियसली नहीं है, जीरो चार्ज है. तो फ्लक्स कितना पास होगा, जीरो. तो इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी इसके लिए, तो क्योंकि जहां चार्ज नहीं है, जिस गोले के अंदर, जिस बंद सरफेस, जिस क्लोज सरफेस के अंदर नेट चार्ज जीरो है, तो उससे पास होने वाला कोई फ्लक्स तो होएगा ही नहीं. तो फाई की वैल्यू क्या आ गई, जीरो. तो अब यानी वही इक्वेटिंग 1 बराबर 2 करा तो आपका ये आ जाएगा ई डॉट 4 पाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो अल्टीमेटली ई की वैल्यू 0. यानी इस गोले के अंदर, यानी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0. इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या हो गई, 0 हो गई बिल्कुल. तो ये तीनों केसेस, जो तीनों पॉइंट है, हमने तीनों पॉइंट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट की है. और ये गॉस लॉ की हेल्प से की है. हमने दो चीजें की, बहुत सिंपल सी. आप पहले डेफिनेशन से चलो फ्लक्स की, जो क्या कहती है कि फाई इज इक्वल टू ई डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द टोटल एरिया. ठीक है, तो ई को एज इट इज छोड़ोगे, ई की वैल्यू तो लगानी नहीं है क्योंकि वो हमें निकालनी है. टोटल एरिया की वैल्यू लगाओगे, वो आप लगा लोगे गॉसियन सरफेस अज्यूम करके. बस फिर सीधे सीधे गॉस का लॉ लगाइए कि फाई इज इक्वल टू टोटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करिए. आपने तीनों के लिए फाइंड आउट कर दी इसकी हेल्प से. किसकी वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू इन तीनों केसेस के लिए. तो अब अगर इसी चीज को, अभी सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी वाले केस को हम तीनों पोजीशन, तीनों केसेस के लिए, तीनों पोजीशंस के लिए कौन कौन सी पोजीशन थी, पहली कि जब आपका x था ग्रेटर देन r था, यानी x जो दूरी थी वो r से बड़ी थी, त्रिज्या से बड़ी थी, यानी कि पॉइंट क्या था, गोले के बाहर था. ये आपका कंडक्टिंग स्फीयर है. ठीक है, एक केस वो था. दूसरा केस था when x इज इक्वल टू r था, यानी कि बिल्कुल सरफेस पे था पॉइंट. ये दूसरा बी केस हो गया आपका. तीसरा केस क्या था आपका, जब गोले के अंदर था, यानी जो दूरी थी x लेस देन r थी, यानी डिस्टेंस क्या हो गई थी, रेडियस से छोटी हो गई थी. तो ये तीन केसेस आपको एक ग्राफ के थ्रू अच्छे से समझाए गए. ये देखिएगा कि ई की वैल्यू हमारी क्या आई थी, देखो इनसाइड द स्फीयर तो 0 आई थी, तो ई आप देख रहे हैं 0 है. यहां से यहां तक रेडियस तक ई की वैल्यू क्या है, 0 है. ठीक है, उसके बाद ई की वैल्यू सीधे सीधे ये आ गई, रेडियस के बराबर मैक्सिमम हो गई. फिर उसके बाद ई की वैल्यू क्या हो गई, यानी या फिर हम सीधे सीधे कह सकते हैं प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर. फिर धीरे धीरे 1 अपॉन आर स्क्वायर के रेसिप्रोकल तो डिस्टेंस हो गई ना, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा ई घटेगा. तो ये आपका पूरा ग्राफ है. इसे अच्छे से समझ लीजिएगा कि जब x बड़ी है r से, यानी कि पॉइंट क्या है, बाहर है, दूर है इस गोले से, तब ई की वैल्यू क्या है, इस तरीके से वेरी करेगी. जब सरफेस पर है तो ई की वैल्यू मैक्सिमम हो गई, यानी x बराबर r हो गई. और गोले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है 0. सरफेस तक 0 है, सरफेस पर ये वैल्यू है, फिर धीरे धीरे घटने लगेगी r से. ठीक है, तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए डिस्कस किया. सेम तरीके से अब हम डिस्कस करेंगे किसके लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए.
तीनों पोजीशंस के लिए, कि जब पॉइंट बाहर है, सरफेस पर और अंदर है। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब निकाल रहे हैं पोटेंशियल उन्हीं तीनों केसेस के लिए जब x बड़ी है r से, यानी कि पॉइंट क्या है, उस स्फीयर के, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर स्थित है। तो उसमें वही फॉर्मूला v का हम लगाएंगे, माइनस इन्फिनिटी टू एक्स ई डी एक्स, ई की वैल्यू लगा देंगे, dx वही जो अभी किया था सेम, कांस्टेंट हम बाहर ले लेंगे q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अंदर क्या बचेगा, इनफाइनाइट टू x और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। तो वही जो पॉइंट चार्ज के लिए e की वैल्यू आई थी, वही सेम पॉइंट चार्ज के लिए किसकी वैल्यू आ जाएगी, v की भी वैल्यू आ जाएगी, यानी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन x आ जाएगी सीधे सीधे। तो ये पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। ओके, अब देखिए जब सरफेस पर निकालनी है, सरफेस के लिए v इक्वल x इक्वल टू r हो जाएगा आपका, यानी x किसके बराबर है, r के, बिल्कुल रेडियस सरफेस पर ही है। तो यानी v इक्वल टू ई आर फॉर्मूला होता है, तो e की भी वही वैल्यू, r की वैल्यू, e आपका वही है, ये निकल के जो आया है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर इंटू r कर देंगे, r से r कैंसिल, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r आ गया। इसमें फर्क बस क्या आया, इसमें x था क्योंकि वो x दूरी पर था पॉइंट, अब r दूरी पर है, तो फॉर्मूला ये निकल के आ गया। अब हम निकालेंगे जब पॉइंट अंदर है, x इज लेस देन r है, तो उस केस में क्या होगा, ये फॉर्मूला ये है कि e जो वैल्यू बराबर होती है किसकी, कि पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ e, किसका, e और v में रिलेशन क्या था कि e इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, तो माइनस डी वी अपॉन डी आर इक्वल टू ई की वैल्यू क्या है, अंदर जीरो थी ना, हमने निकाली थी थर्ड केस के लिए, कि जब चार्ज कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के अंदर आपका पॉइंट है, तो अंदर सब जगह चार्ज क्या था, जीरो था, तो इसलिए e की वैल्यू क्या आई थी, जीरो। तो देयरफॉर v कैसा हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट, यानी एक समान रहेगा सरफेस तक, यानी कांस्टेंट किसके बराबर, इसके बराबर। तो अगर इसी टाइप का ग्राफ प्लॉटिंग अगर हम पोटेंशियल के लिए करें, जैसे कि अभी हमने किसके लिए करी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए करी थी, अब करेंगे हम किसके लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। तो वो देख लेते हैं क्या आती है। तो देखिए वो ग्राफ इस तरीके से आएगा, ये आपका कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है, ये इसलिए इतना इजी है क्योंकि चालक के अंदर चार्ज नहीं रहता, उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है यूनिफॉर्मली। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारा पोटेंशियल यहाँ से सरफेस तक कैसा रहा था, कांस्टेंट रहा था, अभी हमने निकाला था, और उसकी वैल्यू कितनी थी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r निकल के आई थी। तो यानी कि यहाँ से सेंटर से सरफेस तक जो वैल्यू रहेगी पोटेंशियल की, वो यही रहेगी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। उसके बाद दूर जाने पर अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस क्या होगा, रेसिप्रोकल रहेगी, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी रेसिप्रोकल रहती है, उसके अकॉर्डिंगली जो v की वैल्यू है, पोटेंशियल की वैल्यू, ये हमारी पोटेंशियल एक्सिस है ये वाली, जैसे उसमें वो e एक्सिस थी, ये हमारी v एक्सिस है, तो इसके अकॉर्डिंगली ये डिक्रीज होगा। सो आई एम डैम श्योर आपको आज ये दोनों एप्लीकेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। एंड थैंक्स फॉर द लेक्चर, थैंक्स फॉर द डे, एंड इन द नेक्स्ट lecture we will discuss about the 2 or 3 more applications of Gauss law. Thank you.